नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। देखिए, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का घटनाक्रम देख रहे हैं। 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस में प्रथम कौन था वो देख चुके हैं। 1905 बंगाल विभाजन, 1905 का जो है बंगाल विभाजन शोक दिवस वो भी देख चुके हैं। 1906 मुस्लिम लीग पढ़ चुके हैं। 1907 कांग्रेस का विभाजन, 1908 खुदीराम बोस को फांसी। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जो भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो है उनमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 1913 गदर पार्टी की, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध की, खिलाफत आंदोलन की, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 1908 में हम बात कर चुके थे, खुदीराम बोस को फांसी की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 का, वो अब 1911 में कर दिया जाता है रद्द। क्या कर दिया जाता है? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है 1911 में। फिर 1913 को क्या होता है कि गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। ठीक है, तो क्या था? एक गदर पार्टी बनाई जाती है। इसका गठन कब हुआ? 1913 में। याद रखिएगा, गदर पार्टी का गठन कब हुआ? 1913 में। और इसका मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, देखिए इसकी जो स्थापना की थी, ये आपको फोटो दिख रही होंगी। आगे हैं आपके लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। इन दोनों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। ये इसका निशान है जो आपको दिख रहा है, झंडा। तो ये क्या था? ये थी आपके गदर पार्टी। गठन हुआ 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। और किस लिए? ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारत में, और भारतीयों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। नेक्स्ट बात होती है 1914 की, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है। कितने सालों में? 1914 से लेकर 1918 तक। कौन सा विश्व युद्ध होता है? पहला। 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हो जाता है। याद रखिएगा, पहले विश्व युद्ध के बाद आगमन हुआ था भारत में गांधी जी का। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। ठीक है, 1916 में क्या होता है? लखनऊ समझौता होता है। नरम दल और गरम दल का एकीकरण कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं नरम दल और गरम दल जो थे, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे कि उनका वो जो है अलग अलग हो गए थे। लाल बाल पाल और उनके साथ अरविंद घोष गरम दल में, नरम दल में काफी नेता थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो जाता है। तो ये गड़बड़ हो गई अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल भी एक हो गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी हो गया समझौता। अब क्या होता है? 1916 में होम रूल लीग आंदोलन होता है। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय पहली भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। ठीक है, आयरिश होम रूल लीग जो है उनसे प्रेरित थी, जो भारत में हुई थी प्रतिक्रिया। और इसमें एनी बेसेंट थी मुख्य रूप से, और बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य था राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से जो शासन है वो प्राप्त करना। किसके माध्यम से? राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वयं शासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट ने मद्रास में स्थापना की थी होम रूल लीग आंदोलन की, और इधर बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने पुणे में स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंपारण आंदोलन होता है उसके बाद 1917 में। ठीक है, अब क्या होता है? 1917 में चंपारण कहाँ का था? बिहार का था। ठीक है, एरिया। और वहां का एक स्थानीय नेता था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। वे गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताते हैं गांधी जी को। और वहां की एक कठिया प्रणाली थी, 3 कठिया कर प्रणाली थी, और उसके बारे में गांधी जी को जानकारी देते हैं राजकुमार शुक्ल, और गांधी जी से चंपारण चलने को कहते हैं। ठीक है, ये आंदोलन होता है 1917 में। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज मालिकों ने किसान से ये करार कर लिया था
कि वे अपनी भूमि के 3/20 के हिस्से में नील की खेती जरूर करेंगे और इसी को क्या कहा जाता था, तिनकटिया प्रणाली कहा जाता था। नील की खेती के विषय में मैंने एक विशेष वीडियो बनाई हुई है चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही हमने एनसीईआरटी में भी नील की खेती को डिटेल में पढ़ा है 8वीं क्लास में, ठीक है, तो वो भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में क्या होता है, अंग्रेज जो बागान मालिक थे उन्होंने किसानों से ये करार कर लिया था कि 3/20 हिस्से पर, अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर किसान क्या करेंगे, ये जो नील की खेती आपको दिखाई दे रही है ये करेंगे, और इसी को क्या कहा गया, तिनकटिया प्रणाली कहा गया। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गांधी जी थे उनको महात्मा की उपाधि दी थी, और उसके बाद से ही उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा था, ठीक है। ये थी आपके तिनकटिया प्रणाली, चंपारण आंदोलन। फिर आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में होता है। याद रखिएगा, ये ना एक लाइन में पूछा जाता है आपसे भी, पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना, तो ये याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन 1917 में यानी कि पहले हुआ था, बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 1918 में। अब क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह जब सुलझ जाता है तो उसके बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिलते हैं और उनकी जो समस्या होती है उसको सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ का विवाद क्या होता है, यहाँ का विवाद होता है कि प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक जो है बोनस को समाप्त करना चाहते थे, मजदूरों ने इसका विरोध कर दिया, गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा, ठीक है। इसके बाद होता है आपके खेड़ा आंदोलन, ठीक है, क्या होता है, खेड़ा आंदोलन होता है। कब होता है, 1918 में। पहले 1917 में क्या हुआ, आपके चंपारण, फिर हुआ 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और 1918 में ही खेड़ा आंदोलन होता है। अहमदाबाद मिल जो मजदूर आंदोलन है, जब वो सुलझ जाता है उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है गुजरात में ही, ठीक है। और ये किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ था। यहाँ पर किसानों की फसलें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, और उनसे करों की वसूली की जा रही होती है। गांधी जी क्या करते हैं, किसानों को लगान ना देने के लिए कहते हैं, और इस मामले की जांच से ये निकलता है कि लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित हो गए थे, और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े के नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। क्योंकि सारे जो खेड़ा आंदोलन कह लीजिए, आपके जलियांवाला आपके ये जो कांड हुए हैं, ठीक है, ये आपके अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को भी सफलतापूर्वक किया, चंपारण आंदोलन को भी सफलतापूर्वक किया, खेड़ा आंदोलन को भी सुलझा दिया, तो ये एक बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। उसके बाद बात आती है रोलेट एक्ट की, 1919 में होता है। जब 1918 में 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला, जब 1918 में युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा तो हमें क्या है, आज़ादी मिल जाएगी, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का ये जो कानून था, ये था रोलेट एक्ट। किसी को भी गिरफ्तार किया, जेल में डाला, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। अब उसके बाद क्या घटनाक्रम होता है, उसके बाद घटनाक्रम होता है आपके जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। ये कब होता है, 1919 में। अब इसमें क्या होता है, पंजाब के दो लोकप्रिय नेता होते हैं, एक होते हैं डॉक्टर सत्यपाल और एक होते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी करने के बाद जनता का आक्रोश तेज हो जाता है, कई जगह हिंसाएं होती है। अमृतसर में क्या होता है, एक जलियांवाला बाग जो कि गोल्डन टेम्पल के जस्ट साथ में ही है, वहां पर क्या है, 13 अप्रैल 1919 की शाम को 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया।
इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी, लेकिन जो संख्या थी वो 1500 थी, क्योंकि देखिए मेन गेट की तरफ तो वो लोग खड़े थे, ये भाग सकते नहीं थे, तो वहां एक कुआं साइड था, उसमें वो लोग मरते जा रहे थे, एक के ऊपर एक गिरते जा रहे थे और कहीं पे भागने की जो है जगह नहीं थी। तो इस प्रकार से 1500 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। याद रखिएगा, ये घटना जो हुई है 13 अप्रैल 1919 को हुई है, बैसाखी के दिन हुई है। 1500 लोग मारे गए। रोगिनाल्ड डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। फिर नेक्स्ट क्या होता है, खिलाफत आंदोलन होता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किसके बाद होता है, 1919 के बाद होता है। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। ठीक है, विश्व के मुसलमानों का क्या माना जाता था, धार्मिक गुरु माना जाता था, और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। आपने जो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है उसमें भी आपने खलीफा का नाम सुना है। कोई भी जो मुसलमान शासक बनता था उन्हें खलीफा से खिलाफत जो है लेनी पड़ती थी। उनको एक मतलब जो है एक लेटर दिया जाता था, एक तलवार दी जाती थी खलीफा के द्वारा। ठीक है, फिर वो शासक माना जाता था, समझा जाता था। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया, क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, ये जो आपको फोटो दिख रही है, 2 अली बंधु थे, भाई थे दोनों, शौकत अली और मोहम्मद अली। इनके द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया भारत में, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो गांधी जी ने किया था भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब इन सब घटनाओं को देखते हुए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। कब किया जाता है, अगस्त 1920 में। ठीक है, और ये गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा पहला आंदोलन था। कौन सा था, भारत में गांधी जी का प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन पूछे तो वो था असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, मतलब जो भी उनको अंग्रेजों के द्वारा अवार्ड वगैरह दिए गए हैं उनको छोड़ना था। सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान, चुनावों का बहिष्कार करना था। अंततः करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया। गांधी जी ने भी जो उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो भी उन्होंने लौटा दी। तो ये सारी चीजें हुई कब, असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक है, अगस्त 1920 में शुरू हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को चोरी कांड हो जाता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ जो होती है वो थाने को जला देती है। थाने में गए 22 पुलिसकर्मी होते हैं जो मारे जाते हैं। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते देखकर इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत सारे भारतीय नेताओं ने की थी, और जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कह दिया था। इसके साथ कई नेता जैसे कि चित्तरंजन दास हैं, लाला लाजपत राय हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, इन सब ने क्या है इस फैसले की आलोचना की थी। क्यों, क्योंकि देखिए गांधी जी चाहते थे कि जो आंदोलन है वो अहिंसक हो, लेकिन यहाँ पर हिंसा हो गई, इसलिए वो अपने जो नियम थे उनको तोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जो राष्ट्रीय नेता थे उनको ये था कि अब हमें आज़ादी बिल्कुल मिलने वाली है, तो ये इस समय पर ये फैसला गलत है। परंतु गांधी जी जो हैं वो भी अपने इस फैसले पर डटे रहे और बाद में सबने इस फैसले को मान लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की घटनाएं जैसे कि स्वराज पार्टी से हम अगली वीडियो शुरू करेंगे।